हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आसान यूपीपीएससी के चैनल पे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आर ओ के 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में तैयारी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जीएस के क्वेश्चंस का मैं सुपर फास्ट रिवीजन करवा दूं जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो मैंने इसके संबंध में ऑलरेडी राष्ट्रपति से जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उसका डाटा एक ही जगह पर कंपाइल करके आपको दे दिया है। ठीक है, और इस बार मैंने जो जीएस का टॉपिक उठाया है वो है संसद। तो संसद पे मैंने लोकसभा को इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो लोकसभा को इस वीडियो में कवर हुआ है और ये इसका पार्ट 1 है और संसद से एक पार्ट और बनेगा, वो है राज्यसभा, और उसके संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे मैं आपको एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपके सामने लेके आऊँगा। तो बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर और इसकी तैयारी भरपूर ढंग से करते हैं। तो जो है देखते हैं क्या है संसद। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिला के संसद बनता है। ओके, इन तीनों से मिला के संसद बनता है और संसद के लिए आर्टिकल 79, ओके 79 है आर्टिकल। इसमें तीनों अंगों की विवेचना की गई है और लोकसभा के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 81 और राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद। ओके, और राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है वो है 52 जिसमें राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। तो लोकसभा का हमने देखते हैं कि क्या 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 फैक्ट है इसमें। तो लोकसभा, ओके, तो जो इसकी सदस्य होते हैं वो राज्यों से कितने आते हैं? 530। ओके, राज्यों से 530 आते हैं और जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से 20 सदस्य आते हैं। ओके, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 550। ओके, तो लोकसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 550 होते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं, जिसमें दिल्ली से 7 आते हैं, जम्मू और कश्मीर से 5 आते हैं और लद्दाख से 1। आप बस इन्हीं 3 को याद रखिएगा कि हाँ, इन्हीं 3 से सीटें कैसे फिल होती हैं यूटीज़ में। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 331 मतलब 331, अनुच्छेद 331 में क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की सीटें रिजर्व करके रखी जाएंगी। ठीक है, 2 आंग्ल भारतीयों की सीटें रिजर्व करके रखी जाएंगी और इनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा होगी। तो इनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019, ओके, ये जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया है। अब ये आरक्षण नहीं रह गया, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। ओके, तो याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन याद रखिएगा। ओके, सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। तो लोकसभा में जो भी सीटें होती हैं उनका आवंटन, तो आप ये टर्म्स याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक, सीटों का आवंटन। और ये किस जनगणना के अनुसार होगा? तो जो 1971 की जनगणना है उसके अनुसार ये आवंटन होता है। 71 की जनगणना के अनुसार ये सीटों का आवंटन होता है। फिर देखते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र। तो जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका विभाजन कैसे होता है? तो जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका विभाजन 2001 की जनगणना के अनुसार होगा और ये 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक के लिए फिक्स्ड कर दिया गया है कि निर्वाचन क्षेत्र अब वही रहेगा। ओके, आपातकाल में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल जब भी लगेगा तो लोकसभा कार्यकाल सिर्फ एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन में क्या होगा? उनकी एज जो है वो 25 प्लस होनी चाहिए। ओके, तो सदस्य बनने के लिए लोकसभा के लिए आपकी एज 25 प्लस होनी चाहिए और आपका भारत के किसी भी क्षेत्र में आपका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, ये भी एक कंडीशन है। ओके, और लोकसभा का जो स्थगन होगा
ओके, तो जो लोकसभा का स्थगन होगा वो कौन करता है? उसका स्पीकर, मतलब अध्यक्ष उसका स्थगन करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? शस्त्रावसान, विघटन, ये दो टर्म्स याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। शस्त्रावसान और विघटन ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, स्थगन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और शस्त्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और ये किस आर्टिकल के तहत करता है राष्ट्रपति? आर्टिकल अनुच्छेद 85 क्लॉज 2। ओके, अनुच्छेद 93, अब इसमें क्या प्रावधान है? तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है कि हाँ, लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, और ये लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा। ओके, ये लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा। जो अध्यक्ष होता है उसको जो हटाया जाएगा वो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है। ओके, तो अध्यक्ष में क्या होगा? हटाने की प्रक्रिया लोकसभा से ही चालू होगी और इसके बहुमत से ही लोकसभा से ही हटाया जाएगा। ओके, अध्यक्ष का कार्य क्या है? जब भी कोई मत देना होगा, कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, अगर उसमें मत बराबर हो गए हैं तो ये कास्टिंग वोट देता है, निर्णायक मत देता है। ओके, ये प्रथम मत नहीं देगा, जब भी मत बराबर हो जाएंगे तब ये निर्णायक मत देता है। ओके, और ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 100। ओके, और अध्यक्ष की क्या विशेषता है? तो अध्यक्ष में क्या होता है? ये सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य होता है। अध्यक्ष जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य होता है और इसका चयन होता है। ओके, ये टर्म्स याद रखिएगा, इसका चयन होता है, न कि चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। ओके, इसका चयन होता है। ये अपने पद की शपथ नहीं लेता है, इसे अपने पद की शपथ नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जब लोकसभा का सदस्य चुना जाता है उसी समय ये लोकसभा के सदस्य होने के नाते प्रोटेम स्पीकर द्वारा ये अपनी शपथ ले चुका होता है, इसलिए इसको दोबारा शपथ नहीं दिलवाई जाती है। ओके, और जो उपाध्यक्ष है, अब इसकी क्या विशेषता है? ये विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। जो उपाध्यक्ष होते हैं वहाँ के, वो विपक्षी पार्टी के सदस्य होते हैं। यहाँ पे ये फैक्ट है, जो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? पीए संगमा थे। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा थे। फिर जो लोकसभा का सचिवालय है, ओके, जो लोकसभा का सचिवालय है वो अध्यक्ष के अधीन होता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। प्रोटेम स्पीकर, तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर उन्हें निर्वाचित किया जाता है जब लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, तो उस समय नए सदस्यों को, जो नए निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य होता है। ओके, तो उनको शपथ दिलाने का कार्य ये प्रोटेम स्पीकर करता है, मतलब ये अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का। ओके, जब भी आम चुनाव होता है तो उसके पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। जो लोकसभा है उसका साल में कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी है। ओके, तो 2 बैठकों का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए 2 बैठकों का अंतराल। और गण पूर्ति, तो गण पूर्ति हेतु 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। जब भी लोकसभा की बैठक होगी तो 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। अब यूपी में देखते हैं, तो यूपी की लोकसभा सीट कितनी है? 80 है, जो कि भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र की सीट आती है जो कि 48 सीट है महाराष्ट्र की लोकसभा में। पश्चिम बंगाल जिसकी 42 सीट है लोकसभा में। ओके, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सीट किसकी है? यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, फिर पश्चिम बंगाल की है। लोकसभा में जो चुनाव व्यय होता है, मतलब जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो कितना खर्च कर सकते हैं? तो जो लोकसभा है उसका 95 लाख रुपए लोकसभा का एक प्रत्याशी चुनाव में व्यय कर सकता है। वहीं विधानसभा में अगर चुनाव होता है तब 40 लाख रुपए के व्यय कर सकता है एक प्रत्याशी। ठीक है, लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ, तो लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ। ओके, फिर जो पहले अध्यक्ष हुए लोकसभा के वो कौन हुए? जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष हुए। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत पूछ चुका है तो अब इसकी संभावना कम रहती है, लेकिन जो फर्स्ट उपाध्यक्ष हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। अनंत सैनम आयंगकर। ठीक है, अनंत सैनम
आयंगकर ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। ओके, आप इसे याद करिए। अब अनंत शयनम आयंगर ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। अनुच्छेद 226 क्या कहता है? तो इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। ओके, इसमें वयस्क मताधिकार की बात होती है। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है, तो ये क्या है? सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम से लोकसभा हेतु जो भी सीट होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी उम्मीदवार लड़ना चाहेगा तो वहीं के मतदाता का पंजीकृत होना जरूरी है। अभी लोकसभा का जो भी चुनाव होता है, तो जैसे कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसी क्षेत्र का या उसी राज्य का हो। लेकिन सिक्किम में ऐसा नहीं है। अगर सिक्किम में से आपको चुनाव लड़ना है तो आपको उसी क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। ओके, लेकिन ऐसा राज्यसभा के लिए नहीं है, ओनली लोकसभा के लिए है। ओके, असम में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे असम के स्वायत्त शासित क्षेत्र और लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप के जब एसटी उसकी बात आएगी, ठीक है, वो नॉर्मल बात थी, ठीक है, कोई भी चुनाव हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो भी हो, तो कॉमन था। लेकिन यहाँ पे एसटी की बात हो रही है, ठीक है, मतलब शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। तो अगर एसटी सीट से वहाँ चुनाव लड़ना है वहाँ पे, ठीक है, तो वहीं का मतदाता होना जरूरी है। ओके, ये असम और लक्षद्वीप के संदर्भ में ये लागू होगा। ओके, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है और टोटल कितना है? 550 है। ओके, तो ये याद रखिएगा। और SC ST कितनी सीटें आरक्षण की गई हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और जो इसका आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 के तहत SC हेतु आरक्षण होता है। ओके, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु का लोकसभा सीट में ST का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ओके, केरल और तमिलनाडु में का ST में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है लोकसभा सीट में। ओके, फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ ST की बात हुई थी और यहाँ पे SC और ST दोनों का आरक्षण नहीं है। किस राज्य में? अरुणाचल और जम्मू और कश्मीर में। अरुणाचल और जम्मू कश्मीर में SC और ST का कोई आरक्षण नहीं है लोकसभा सीट में। तो SC की सीट कितनी है? तो SC की सीट जो है वो है 84 और आर्टिकल मैंने बताया था ना 330। ओके, और ST की सीट कितनी है? तो ST की सीट कितनी रिजर्व है? 47। ओके, और यूपी में, उत्तर प्रदेश में ST की कितनी सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में? तो 0। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का अगर लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा होगा? तो वो है गाजियाबाद, फिर सेकंड पे गौतम बुद्ध नगर और थर्ड पे है उन्नाव। ओके, तो थर्ड पे है उन्नाव। फिलहाल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और कोशिश करें कि चैनल को शेयर भी करें ताकि ये वीडियो से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे। तो यूपी की सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन कौन सा था? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और उन्नाव। ये सीरीज आप याद कर लीजिएगा। ओके, जमानत राशि लोकसभा के चुनाव होते कितनी होती है? तो जमानत राशि होती है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 25,000 रुपये और SC ST कैटेगरी की बात करें तो 12,500 रुपये। अब जमानत राशि क्या होती है? तो जैसे कोई भी चुनाव होता है, ठीक है, तो उसमें अगर मतदाता कुल पड़े वैध मतों का, ठीक है, कुल पड़े वैध मतों का 16% वोट नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जो ये राशि है वो जब्त हो जाएगी, चुनाव आयोग अपने पास रख लेगा। ओके, तो इसीलिए जमानत राशि भरवाई जाती है ताकि चुनाव में कोई, क्या कहते हैं, ऐसे उम्मीदवार ना है जिनका कोई रुचि ना हो और चुनाव को प्रभावित करें, ठीक है, इसीलिए जमानत राशि रखी जाती है। तो ये लोकसभा के लिए हुआ था। और राज्यसभा, एक मिनट, ठीक है, हाँ, और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के चुनाव होगा तो उसमें जमानत राशि क्या भरनी पड़ती है? तो सामान्य वर्ग के लिए, ये समान नहीं है, सामान्य है, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये और SC ST के लिए 5,000 रुपये।
ओके, मैंने पहले बताया था अगर प्रत्याशी को 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि जब्त होगी। ओके, ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही था, और ये इम्पॉर्टेंट थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मेरा राज्यसभा के ऊपर होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।